नमस्ते। आज के हमारे अतिथिगण प्रोफेसर रविंद्र कन्हारे सर, जो फ्लाइट थी उनकी 3 बजे, इसलिए हमारे बीच से वो निकले हैं अभी। मेरे बिल्कुल भ्राता समान, बहुत पुराने मित्र, और पहले अयोध्या में फैजाबाद यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर थे। आप लोगों ने सुना होगा, वहां 1.25 लाख दीपों का जला के दीपोत्सव जो किया जाता है वो आपने ही आरंभ कराया वहां। और अब बीकानेर में महाराजा हरि सिंह विश्वविद्यालय में आप कुलपति इस समय दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। आप सबका मैं अपने विश्वविद्यालय की ओर से और हमारी अग्रिम पंक्ति में सब डायरेक्टर्स ऑफ स्कूल, सीनियर प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, आप सब हैं, एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते, सादर वंदन। मुझे 2 टेक्निकल सेशंस के बाद टेक्निकलिटीज की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग स्टफ हो जाएं फिर और एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाए। इसलिए कुछ ऐसे माहौल में जो आप तक बात पहुंचे, बिना टेक्निकल हुए भी पहुंचे, लेकिन वहां से शुरू करें जहां मनोज जी भाई साहब ने छोड़ा है, और वो है यथेच्छसी तत्कुरु। जो आपको ठीक लगे वो करिए। बहुत कुछ सुबह से रात तक ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान से कितना आपका वर्टिकल अंदर जाता है, कितना हॉरिजॉन्टल जाता है, कितना आप उसको ऑब्लिक वे में छोड़ देते हैं, ये सब बातें हैं। लेकिन उन सब बातों के साथ G20 की हमारी ये जो यात्रा है अगले महीने समाप्त हो रही है। 1 वर्ष हो जाएगा, और 1 वर्ष का ही हमें दायित्व मिला था। प्रधानमंत्री जी इसके, जिसको कहते हैं, अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, और प्रधानमंत्री जी के साथ पूरे देश ने इस दायित्व का निर्वाह किया। कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों से होती हुई ये यात्रा लगभग देश के हर राज्य में गई है, और हर राज्य ने अपनी अपनी तरह से, अपने अपने विचारों से इसका पोषण किया है। और हमने जो आज का सत्र जो माननीय सुरेश प्रभु जी के लिए हमने रखा था, वो शेरपा ट्रैक पे था, लेकिन उसके बावजूद प्रोफेसर है इसको कंसेप्चुअलाइज किया और आप लोगों तक पहुंचाया। उसमें केंद्र बिंदु तो यूथ है, युवा है आज का। लेकिन आज का युवा अपने इतिहास से बहुत कटा हुआ है। वो आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन वो किस कीमत पे आगे बढ़ रहा है, वो कीमत उसे नहीं पता। और गलती आपकी नहीं है, दोष हमारा है, हमने आपको कभी इतिहास बताया नहीं। इतिहास को हम 2 तरह से बांट सकते हैं, एक राजनैतिक और एक आर्थिक। मैं राजनैतिक की बात तो बहुत छोटी सी करूंगी, क्योंकि वो बहुत बार आप तक पहुंचती है कैसे ना कैसे। हमने एक समय को बांट दिया है, और समय को हम कहते हैं बीसी और सीई। बीसी तो आपको पता है क्या है, बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो ये सीई क्या है? सी क्या है? अगर वो बिफोर क्राइस्ट है तो ये आफ्टर क्राइस्ट हो जाता। सिंपल ही है ना। पहले तो कहते ही थे ईसा पूर्व, और फिर बाद का उसका। ये सीई क्या है? कॉमन एरा। कॉमन एरा क्या होता है? क्या बिफोर क्राइस्ट कॉमन एरा नहीं था? ये कॉमन शब्द क्या है? यही आर्थिक विभाजन है। ये जो कॉमन शब्द है सीई यानी कॉमन एरा, बड़ा विचित्र सा है। किस चीज की कॉमनैलिटी है? हम तो बिफोर क्राइस्ट के भी प्रमाण देते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ने लिखने की परंपराएं थी, इतिहास हमारा बताता है कितने हम जागृत थे। हमारे तो ये लोथल यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, जहां की पूरा सिंधु घाटी का उस समय का एक सी पोर्ट था। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारी तो मिट्टी इतिहास बोलती है। तो ये पश्चिम हमें सीई कह के क्या समझा रहा है? यहां आर्थिक विभाजन आता है। पूरा ग्लोब,
नॉर्थ और साउथ में विभाजित है। नॉर्थ मैन्युफैक्चरर बन गया तो उसे हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग नॉर्थ ग्लोब, और पूरा साउथ कंज्यूमर ग्लोब बन गया, यानी कि साउथ ग्लोब इज कंज्यूमर। सत्ता किसकी चलती है? जो मैन्युफैक्चर करता है। मांगने वाला कौन है? जो कंज्यूमर है। तो पूरे ग्लोब को अगर आप देखें तो जो नॉर्दर्न कंट्रीज है उन्होंने सदर्न कंट्रीज पे राज्य किया, और वो राज्य ऐसे किया कि खाली पैसे से राज्य किया होता तो ठीक है, ऊपर नीचे चक्र चलता है, कभी हम संपन्न हैं, कभी आप संपन्न हैं, कभी हमने दिया, कभी हमने लिया। ये एक ऐसा चक्र चला जिसमें हमारी संस्कृति का दोहन करके पहले हमें ये समझा दिया कि आप इतने हीन और निकृष्ट हैं कि आप कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए जब भारत आज चंद्रयान भेजता है, और वो चंद्रयान यानी किस फील्ड ऑफ साइंस का भाग है? वो तो हमारा फिजिक्स का ही भाग है ना, हमारा शास्त्र है, सब एस्ट्रोफिजिक्स के चारों तरफ घूमते हैं। खगोल शास्त्र, हम बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। कल ही बात हो रही थी भाई साहब से कि राजस्थान में एक गांव है जो 100% एस्ट्रोलॉजर्स का गांव है। कश्मीर में बहुत तरह की यात्राएं चलती हैं, आपने सुना, सिंधु यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है, क्षीर भवानी यात्रा है। ऐसे ही एक है जिसका नाम है विचार यात्रा। ये विचार यात्रा जो है, वहां एक बहुत सदी पुराना शास्त्री जी का परिवार है। योग हुआ उनके जो अब की पीढ़ी है उनके दादा से मिलने का। वो क्या करते हैं? पूरे विश्व का पंचांग वो परिवार बनाता है, देश का भी नहीं, पूरे विश्व का पंचांग वो परिवार बनाता है। और पंचांग यानी सिंपली एस्ट्रोफिजिक्स कैलकुलेशंस। कब ग्रहण आएगा, कौन सा दिन लीप ईयर में जाएगा, कौन सा साल, किस समय उत्तरायण होगा, किस समय दक्षिण, ये तो हमारी परंपरा है ना। आपको लगता है संस्कृति है? विज्ञान है, ये संस्कृति नहीं है, पूरा विज्ञान है। वो परिवार पंचांग बनाता है, फिर अहम ब्रह्मास्मि करके बैठ नहीं जाता। तो वेस्ट है ना, वो अहम ब्रह्मास्मि वाली है कि जो मैंने कहा वो फाइनल, जो मैंने लिखा वही फाइनल, अब तुम उसके प्रोटोटाइप पे वैलिडेशन करते जाओ, अगर वो प्रूव नहीं होता तो यू आर अ फेलियर। वेस्ट की यही कॉस्मोपॉलिटन एक तरीका है। तो वो ये नहीं कहते अहम ब्रह्मास्मि, वो कहते हैं तत्त्वमसि, वही तुम हो, अगर मैं ब्रह्म हूं तो तुम भी ब्रह्म हो। ये वो सिर पे पंचांग रख के 11 गांव की यात्रा करते हैं। और ये 11 गांव क्या है? आज भी वो 11 गांव एस्ट्रोलॉजर्स के गांव हैं। रात को बैठ के चर्चा होती है, करेक्शंस होते हैं। और ये 11 गांव की यात्रा होती है होली से ठीक पहले। और फिर होली के बाद जब चैत्र आता है, हमारा नया साल आता है, उसके पहले दिन वो पंचांग हिंदी, पर्शियन और कश्मीरी 3 भाषाओं में प्रिंट किया जाता है, और उसकी 2 कॉपी भेजी जाती हैं, एक उज्जैन और एक काशी, और वहां से पूरे देश का पंचांग रिलीज होता है। हमारी जो संस्कृति है उससे विज्ञान अलग है ही नहीं। जो इंडिजिनस साइंसेस हैं, अभी नवरात्रि आने जा रही है, एक बार शायद मुझे मौका मिला था, मैंने ये कही भी थी बात। आप लोग ज्यादातर या तो कॉमर्स के बैकग्राउंड से, मैनेजमेंट की बैकग्राउंड से आज यहाँ बैठे हैं, या साइंसेस के बैकग्राउंड से बैठे हैं। अब जो नवरात्रि है वो साल में 2 बार मनाई जाती है, पब्लिक नवरात्रि, मैं गुप्त नवरात्रि की बात नहीं कर रही। 2 बार क्यों मनाते हैं? बचपन से एक लाइन सीखी है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश ऐसे ही हो गया। हमारे यहाँ तो कोई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई टूल्स नहीं है। जो किसान खेती करता है वो तो बैल पे हल लगा के कर रहा था ना, पास कहाँ कोई टूल्स हैं, उसे कहाँ कोई प्रेडिक्ट कर रहा है, कोई प्रेडिक्शन दूरदर्शन चैनल नहीं है। तो 2 बार हमारी मुख्य फसलें होती हैं, रबी और खरीफ। उनका टाइम क्या है? नवरात्रि से मैच कर लीजिए।
और फिर वो जो नवरात्रि है उसमें हम एक घड़ा लेते हैं, घड़े में मिट्टी डालते हैं, घड़े में सुराख करते हैं, उस मिट्टी में नया बीज बोते हैं और उस घड़े के ऊपर अखंड दीपक जला के 9 दिन के लिए रख देते हैं. How are we doing? Artificially, we are creating the same temperature as is, available below the earth when you sow the seed. आप उस टेम्परेचर को आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं, पानी भी, मिट्टी भी है, दिया भी है, उतनी गर्माई ला रहे हैं और 10 दिन तक थोड़ा थोड़ा पानी उस पर जल चढ़ा के उसको हम कहते हैं नौरता. 9 रातों तक रखा गया, नौरता. और 10वें दिन क्या देखते हैं, ये नौरता कितना बड़ा हुआ. व्हाट इज दिस? इंडिजिनस सॉइल टेस्टिंग सिस्टम. आगे आने वाले समय में मैं जो अब बीज बोने जा रहा हूं, मेरी खेती किस तरह की कितनी बनेगी. और फिर 10वें दिन उस घड़े को हम मंदिर में ले जाके रख देते हैं. व्हाट इज मंदिर? मंदिर इज आवर डाटा कलेक्शन सेंटर. इस गांव से आए हुए घड़े में इतनी उपज है, इसमें नहीं है, इसमें कम है, तो कहां अकाल पड़ेगा, कहां उपज अच्छी होगी. दिस इज ऑल पार्ट and that is why India had the most, the largest GDP contribution, क्योंकि हमारे जो साइंटिफिक इंडस्ट्री है वो इंडिजिनस थी, इसलिए हम मैन्युफैक्चर हब थे, इसलिए दुनिया हमारे पास आती थी, विश्व हमारे पास आता था कि इनकी जो संपदा है उस संपदा को हम कैसे ले जाएं. सोने की चिड़िया हम इसलिए थे क्योंकि हमारे घर घर में कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी जो प्रेडिकेटिव थी, प्रेडिक्शंस पे थी. हमें कोई बाहर से प्रेडिक्ट नहीं करना आ रहा था और उस प्रेडिक्शन को चाहे हम एस्ट्रोफिजिक्स कहें, चाहे एग्रीकल्चर कहें, चाहे कुटीर उद्योग कहें, चाहे डेयरी इंडस्ट्री कहें. श्रावण का महीना चल रहा है, बहुत क्रिटिसिज्म होता है हमारा कि ये क्या सावन में दूध चढ़ा देते हैं शिवलिंग पे, वेस्ट कर रहे हैं दूध को. Have you ever understood क्या कर रहे हैं? शिवलिंग कभी भी शहर के बीच में नहीं होते थे. शिवलिंग हमेशा पूरे एक गांव के बाहर रखे जाते थे. एक शिवलिंग ही है जिसमें नाली होती है और उस नाली की जो बहाव है वो खेतों में जाता है. श्रावण मास क्या है? बेतरतीब घास पौधे उग जाते हैं, उसमें जहरीले कीड़े भी आते हैं, सांप बिच्छू भी आ सकते हैं. हमारे दुधारू पशु उसको खाते हैं, उसमें विष युक्त दूध हो सकता है. तो श्रावण में दूध पीने की मनाही है. तो क्या करें? तो उस दूध को निकाल के जो शिवलिंग है, जो कि ऐसा ही पत्थर नहीं है, वो शिवलिंग इज अ पीस ऑफ मिनरल्स, उसके ऊपर आप दूध चढ़ाते हैं, नाली से वो वापस खेत में चला जाता है, ना कोई जान हानि होती है और हमारे खेत ज्यादा उपजाऊ होते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक खेती कहते हैं. हम लोग इस तरह से कट गए हैं अपने इतिहास से, अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति ने हमें एपोलोजेटिक बना दिया है. हर चीज पे हमें शर्मिंदगी होती है, अपनी भाषा पे शर्मिंदगी, अपने गांव पे शर्मिंदगी, अपनी परंपराओं पे शर्मिंदगी, अपनी जो हमारा जीवन निर्वाह का एक परंपरागत एक तरीका था, वो हर चीज हम सोचते हैं वेस्ट ने तो वैलिड नहीं किया. पर भाई वेस्ट का वैलिडेशन कॉमन एरा से आता है जो 2023 है. हमारा विक्रम संवत 5073 चल रहा है. वी आर डबल द एज. Why should we be apologetic? और जब तक हम बार 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 आपको ये नहीं बताएंगे, उसी कन्विक्शन से नहीं बताएंगे, तब तक आप भरोसा नहीं कर पाएंगे. आप गुजरात में आते हैं, देखते हैं यहां पे ज्यादातर कपड़ों में आंवले लगे होते हैं. मिरर, व्हाट यू से, राइट? दे आर मिरर स्टड, वेदर दे आर द मेल्स और द फीमेल्स, दे वेयर द मिरर. क्यों पहनते हैं? मिरर का क्या काम है? और जगह क्यों नहीं पहनते? तो ये पूरा रेगिस्तान है. राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, रेगिस्तान है. रेत में कोई खो जाए तो मिरर पे रोशनी पड़ती है तो ढूंढ सकते हैं. इट्स ऑल जियोबायोग्राफिकल. हम लोग जो ढीले कपड़े पहनते हैं, भारतीय परंपरा में धोती पहनी, महिलाएं साड़ियां पहनती हैं, इट्स ऑल जियोबायोग्राफिकल.
इतना गर्म देश है कि आप जीन्स पहनेंगे तो स्किन की बीमारियां पक्की होंगी, बिकॉज यू डोंट नीड दैट क्लमजीनेस विद योर स्किन. उसको ब्रीथ करना है. वी नीड दैट ब्रेथ विद इन आवर बॉडीज. तो हम जब तक नहीं करेंगे, हम जिस जिस यंग स्ट्रेंथ की आपसे अपेक्षा करते हैं, उसको हम आपको अधूरा दे रहे हैं. वो पूरा चक्र करना भी हमारा ही काम है. जैसे राजा 2 बार का नया साल होता है, चैत्र का और दिवाली का, 2 बार टैक्सेशन रिवाइज करते थे कि अच्छा फसल की ये प्रेडिक्शन है, ठीक है तो अगले साल टैक्सेशन ऐसा होगा. सो आवर इकोनॉमिक्स, our political science, our physics, our life sciences, our astrophysics and our cultural history are one. इसीलिए हमारे यहां धर्म ग्रंथ नहीं है, ज्ञान ग्रंथ है. I would end with one श्लोका from गीता. बहुत गीता का ज्ञान मिलता है, लेकिन पढ़ने की हिम्मत हम नहीं कर पाते. संस्कृत में है, संस्कृत तो टफ है, तो मत पढ़िए. ट्रांसलेशंस तो पढ़ सकते हैं, आप सबकी भाषाओं में है. Why should we read it? एक श्लोक है, अगर हमें जीवन में सफल होना है तो ये श्लोक उसके मंत्र को देता है. क्या चीजें हैं? 5 चीजें हैं. 100% चाहिए तो 20-20-20% के 5 कंपोनेंट्स होने चाहिए. तो ये श्लोक कहता है, अधिक कर्ता च करणम विविध प्रयोगाश्च दैवश्च पंच कारणम. क्या क्या है 5 चीजें? अधिष्ठानम, अधिष्ठान यानी जहां हम काम करते हैं. अधिष्ठान शरीर को कहा जाता है, इसीलिए जहां हम काम करते हैं वो लिविंग एंटिटी है, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. ऑर्गेनाइजेशन ही द लिविंग थिंग. जैसे शरीर एक लिविंग थिंग है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्गन्स से बना है, अंग है, जीवित है. सो अधिष्ठान यानी आप जहां काम कर रहे हैं वो स्वस्थ है या नहीं, वो आपके अनुरूप है या नहीं, आप मिसफिट तो नहीं है, आपका कल्चरल एक एप्टीट्यूड है और आप काम कर रहे हैं किसी मैथमेटिकल में, एनालिटिकल में, तो मिसमैच हो गया, तो ये अधिष्ठान हमारे लिए नहीं है. अधिष्ठान बदल दीजिए, शायद सफलता मिल जाए. दूसरा है कर्ता. कर्ता इज द डूअर. डूअर अस्वस्थ तो नहीं है, डूअर कहीं मिसमैच तो नहीं है, डूअर में ज्ञान का कुछ ओरिएंटेशन और तो नहीं करना है. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द डूअर? वो कर्ता कैसा है, क्या कर्ता उपयुक्त है या नहीं, या कर्ता बदल देने से काम हो जाएगा. द थर्ड इज करणम. करणम यानी टूल्स. आपके टूल्स क्या हैं? अगर आपके टूल्स ही सही नहीं है, जैसे कहते हैं जहां काम आवे सुई कहां करी तलवार. अगर आपको तलवार से काम करना है तो युद्ध में जाइए, मगर घर में काम करना है तो सुई से भी हो जाएगा वो काम. करण क्या लिया है, टूल्स क्या लिए हैं. देन द फोर्थ थिंग इज विविध प्रयोगाश्च चेष्टायाम. एक बार एक काम करने से कुछ नहीं होगा, हमें बार बार प्रयोग करना पड़ेगा. वी नीड टू एंजॉय द फेलियर. Unless and until we are a failure, we can't taste success. और फेलियर कैसे टेस्ट करेंगे? जब हमारे प्रयोग हमें चेंज करने पड़ेंगे. एंड मल्टीपल, एक से नहीं होगा. देयर इज नो डेडिकेटेड assumption of success. So विविध प्रयोगाश्च चेष्टायाम. और 5वां पार्ट है जिसे लोग कई बार 100% मान लेते हैं, दैवम, भाग्य. भाग्य को लोग ऐसा मानते हैं कि भाग्य और कर्म का कोई मेल नहीं है, जबकि भाग्य कहते हैं जो आपने पहले कर्म किया उस बनता है. सो कर्म इज द बेसिस ऑफ भाग्य. तो ये जो 5 चीज हैं, इनसे अगर हमें सक्सेस चाहिए तो इन्हीं 5 को टेस्ट करना है. क्या चीज मिसमैच हो रही है, उसको चेंज करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी. वेस्ट का अंधानुकरण करने की हमें जरूरत नहीं है. कहां तक करते हैं? हम कहते हैं मिडिल ईस्ट. किसको कहते हैं मिडिल ईस्ट, बताएंगे? मिडिल ईस्ट यानी गल्फ कंट्रीज है ना, अरब कंट्रीज. तो हम क्यों मिडिल ईस्ट कहते हैं? हमारा तो वेस्ट है. हमने जब पूरब को पश्चिम बना दिया और पश्चिम वालों ने
हमारे पश्चिम को पूर्व बना दिया, वहां सारी गड़बड़ हो गई। इट्स नॉट ईस्ट फॉर अस, इट इज वेस्ट। सो कहीं तो हमें चैतन्यता लानी होगी, वो करेज लाना होगा कि हम चैलेंज कर सके, उसको करेक्ट कर सके। और वो शक्ति हमसे ज्यादा आप में है, ऐसा जैसे कि मनोज भाई साहब ने कहा, आप में व्यग्रता है, और वो व्यग्रता आपको क्वेश्चन करने को उद्यत करती है। हमारे यहाँ एक उपनिषद का नाम ही प्रश्नोपनिषद है, उसको जरूर पढ़िए, कितनी तरह के प्रश्न हैं उसमें। So we need to understand the strength of the youth, but we are very fortunate कि आज का जो यूथ है वो वाकई जागृत है, लेकिन पोषित नहीं हो पा रहा, उसको हमें पोषित करना है। So once again, thank you so much for attending this session. Vikram sir, thank you for organizing this, and thank you very much.